हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स का पेपर था और ये पेपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेपर है आज का। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रश्न आए हैं, प्रश्नों की प्रकृति कैसी रही है, किस विषय से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, किससे कम प्रश्न आए हैं। और आज हम लोग बस ये देखेंगे कि प्रश्न कैसे थे, उसके आंसर पे चर्चा नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन को देखने की आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन था, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन जो है वो आधार के ऊपर था और उसमें था कि आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। सेकेंड था, राज्य निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। थर्ड था, आधार बीमा उत्पाद को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। चौथा था, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं, इनमें से कौन सा सही था हमको ये बताना है। तो हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही था, जो सही था इसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया था 1 4, बी में दिया था 2 4, सी में दिया था 3 और डी में दिया था 1 2 3। तो ये क्वेश्चन आधार के ऊपर था और इसका आंसर आप देख सकते हैं। आप लोग दोस्तों इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं। जो लोग अटेम्प्ट नहीं भी दिए हैं वो भी एक बार इसको ट्राई जरूर करते रहेंगे। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं। इसमें पहला ऑप्शन था नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में। बी नंबर ऑप्शन था संविधान में संशोधन करने के विषय में। सी नंबर ऑप्शन था सरकार को हटाने के विषय में। डी नंबर ऑप्शन था कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो हम लोग देखते हैं आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन था संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एलएडीएस के संदर्भ में के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन था एमपीएलएडीएस निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचना के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट था प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। थर्ड स्टेटमेंट है एमपीएलएडीएस निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधियों को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता। फोर्थ नंबर है कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। इसमें से कौन सा सही हमको ये बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं 1 और 2, 3 और 4 है सेकेंड, 1 3 4 है थर्ड और ऑप्शन नंबर डी है 1 2 4। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। 1 2 3 4 इसमें जो ऑप्शन है, पहला था शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार और चौथा है समता का अधिकार। 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में न्यायपालिका का कार्यालय से पृथक्करण किससे व्यादेशित है। ऑप्शन नंबर ए है संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी है डीपीएसपी द्वारा, सी है 7वीं अनुसूची द्वारा और डी है परंपरागत व्यवहार द्वारा। आते हैं आज के 6वें नंबर क्वेश्चन पे। आज का 6वां नंबर क्वेश्चन है वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त कथन निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण, ऑप्शन नंबर बी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के कारण, ऑप्शन नंबर सी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, ऑप्शन नंबर डी है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधान के कारण। आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए में है विधानमंडल द्वारा सरकार, ऑप्शन नंबर बी है लोकप्रिय सरकार, ऑप्शन नंबर सी है बहुदलीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी है सीमित सरकार। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की
सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों के प्रतिबंधित करता या करते हैं। पहला पॉइंट है उद्देशिका, दूसरा पॉइंट है डीपीएसपी, तीसरा पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें ए नंबर ऑप्शन है 1 और 2, बी नंबर ऑप्शन है केवल 2, सी नंबर ऑप्शन है 1 और 3, डी नंबर ऑप्शन है 1 2 3। आते हैं इसका जो 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन है भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार से नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। सेकेंड ऑप्शन है इसमें कि 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तीसरा इसमें स्टेटमेंट कह रहा है 3 लाख से अधिक आय वाले ओबीसी सदस्यों को। चौथा नंबर कह रहा है सभी वार्षिक नागरिकों को। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 1 और 2, बी में कह रहा है 3 और 4, सी में कह रहा है 2 और 3, डी में कह रहा है 1 और 4। 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें एक साइड में अंतर्राष्ट्रीय समझौता एवं संगठन दिया है, दूसरे में सब्जेक्ट दिया हुआ है। जो पहला नंबर इसमें पॉइंट था जिसको मैच कराना था और कौन सा सही है ये बताना था। पहले नंबर पॉइंट में कह रहा है कि आलमा आटा घोषणा, जिससे मैच करा है वो कह रहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। सेकेंड है हेग समझौता, जैविक एवं रासायनिक शस्त्र। तीसरा है तलानोवा संवाद, जिसको वैश्विक जलवायु परिवर्तन से मैच कराया है। और चौथा है अंडर 2 गठबंधन, जिसको बाल अधिकार से मैच कराया है। इसमें कौन सा सही है ये बताना था। आते हैं आज के जो 11वां नंबर क्वेश्चन था, वो था संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वो होती है जिसमें, पहला नंबर इसमें और जो ऑप्शन था वो था संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बी नंबर ऑप्शन था भारत जो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी नंबर ऑप्शन था इसमें सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। डी नंबर ऑप्शन था कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। 12वां नंबर जो क्वेश्चन था वो था भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ऑप्शन नंबर ए था डीपीएसपी, ऑप्शन नंबर बी था मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी था उद्देशिका और ऑप्शन नंबर डी था 7वीं अनुसूची। 13वां नंबर क्वेश्चन था भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा ऑप्शन इसमें जो स्टेटमेंट था वो था भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त में से कौन सा सही है। पॉइंट इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 और डी था इनमें से कोई नहीं। आते हैं आज की 14वें नंबर क्वेश्चन पे। 14वां नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। तो वो 4 पॉइंट्स दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी में। किसमें समान सहमति पाई जाती है बताना है। ऑप्शन ए में दिया है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है वर्ग संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है निजी संपत्ति की समाप्ति, ऑप्शन नंबर 4 में दे रहा है आर्थिक नियतिवाद। 15वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन था भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। ऑप्शन बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें दे रहा है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। सी नंबर जो ऑप्शन उसमें कह रहा है राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। सेकेंड कह रहा है संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सी नंबर में कह रहा है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आते हैं हम लोग अगला नंबर जो क्वेश्चन हमारा, तो जो अगला क्वेश्चन वो है 17वां नंबर क्वेश्चन स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है ऑप्शन नंबर 1 में है विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था को, बी है केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है
WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, डी नंबर ऑप्शन कह रहा है IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। आज का 18वां नंबर जो क्वेश्चन था वो था कि DPSP के बारे में था। भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट दिया था वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। सेकंड दिया था वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा स्टेटमेंट था इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ऑप्शन इसमें देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया था केवल 1, बी में दिया था केवल 2, सी में दिया था 1, 2, 3 और डी में दिया था 2 और 3। आते हैं जो आज का 19वां नंबर क्वेश्चन पेपर में आया था, वो था कि भारत के संविधान के अनुसार, दो स्टेटमेंट दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट दे रहा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया हो, 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया हो, चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निर्हरत हो सकता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। ऑप्शन देख सकते हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और न तो 1 न तो 2। आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट दे रहा है भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरे पे आते दोस्तों। तीसरा कह रहा है 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं ABCD में दे रहा है केवल 1, सेकेंड केवल 2, सी में 1 और 3 और डी में केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, इतिहास के प्रश्न है। पहले 20 प्रश्न पॉलिटी से थे। 21वें नंबर क्वेश्चन को देखें तो भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें 3 युग्म दिए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित है हमको ये बताना है। तो हम देखेंगे इसमें पहला ऑप्शन में दिया है औरंग, जिसको मैच करा है राजकोष का प्रभारी। सेकेंड जो दिया है वो दिया बेनियान, जिसको मैच करा है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तीसरा मिरासीदार, जिसको मैच कराया है राज्य का नामित राजस्व दाता। 1, 2, 3, 4 ABCD ऑप्शन देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 ABCD ऑप्शन देख सकते हैं। ए में कह रहा है 1 और 2, बी में कह रहा है 2 और 3, सी में कह रहा है केवल 3 और डी में कह रहा है 1, 2, 3। 22वां नंबर क्वेश्चन देखें तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। सेकेंड स्टेटमेंट दे रहा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। थर्ड ऑप्शन दे रहा है महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इसमें ऑप्शन दे सकते हैं ए में 1, 2 दिया है, बी में 2, 3 दिया है, सी में केवल 3 दिया है और डी में 1, 2, 3 दिया है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है निम्नलिखित कथनों का औद्योगिक क्रांति के द्वारा, निम्नलिखित कथनों में जो औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का सही व्याख्या करता है। प्रभाव पर किस पे पड़ रहा है, जो भारत पे पड़ रहा है उसका सही व्याख्या करता हमको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। सेकेंड कह रहा है भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। थर्ड नंबर को ऑप्शन कह रहा है देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। डी नंबर कह रहा है ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। आते हैं आज के 24वां नंबर क्वेश्चन जो यूपीएससी दी है, उसमें है भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट हैं। पहले में कह रहा है कि राजा भोज के अधीन जो प्रतिहारों का उदय हुआ। दूसरा कह रहा है महेंद्र वर्मन के अधीन जो पल्लव सत्ता की स्थापना हुई। तीसरा स्टेटमेंट है परांतक प्रथम द्वारा जो चोल सत्ता की स्थापना हुई। चौथा है गोपाल द्वारा जो पाल राजवंश की स्थापना हुई। एक नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं 2, 1, 4, 3। बी नंबर में देख सकते हैं 3, 1, 4, 2। सी नंबर में देख सकते हैं 2, 4, 1, 3। डी नंबर में देख सकते हैं 3, 4, 1, 2।
आते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप का परिभाषा बताता है। हुंडी के स्वरूप का परिभाषा बताता है। ऑप्शन नंबर ए दे सकते हैं, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। दूसरा कह रहा है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही है। तीसरा कह रहा है विनिमय पत्र है। और चौथा कह रहा है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश है। तो 26 नंबर क्वेश्चन पे आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग कर सकते हैं और इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक है देशेर कथा। देशेर कथा के संदर्भ में हमको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा सही स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो है इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी गई है। सेकेंड कह रहा है इस पुस्तक में स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया गया है। थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट दिया वो दे रहा है देउस्कर द्वारा जो देश शब्द का प्रयोग किया गया है वो बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, ए में कह रहा है 1-2, बी में कह रहा है 2-3, सी में कह रहा है 1-3 और डी में कह रहा है 1-2-3। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते के ऊपर। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है सही कौन सा है गांधी इरविन समझौते के बारे में ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है जो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ है भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। सेकंड, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जो जारी किए गए अध्यादेश हैं उनको वापस लेने की बात बोली गई थी। थर्ड में पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के जो सुझाव थे उसकी स्वीकृति। चौथा कह रहा है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ऑप्शन देख सकते हैं, ए में है केवल 1, बी में है 1-2-4, सी में है केवल 3 और डी में है 2-3-4। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। ऑप्शन ए बी सी डी आप देख सकते हैं। ए में कह रहा है गोपाल बाबा वलंगकर, बी में कह रहा है ज्योतिबा फुले, सी में कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी, डी कह रहा है भीमराव रामजी अंबेडकर। 29 नंबर क्वेश्चन भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। 2 शब्द दिया है कुल्यावाप और द्रोणवाप। हिस्ट्री में देखेंगे हम लोग अक्सर ये कीवर्ड्स पे क्वेश्चन देता ही रहता है। तो कुल्यावाप और द्रोणवाप। ऑप्शन नंबर ए में है भूमाप है, बी में है विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के हैं, सी में है नगर की भूमि का वर्गीकरण है और डी में है धार्मिक अनुष्ठान है। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों एक अभिलेख का स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है ये किसका है, यानी किसने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया है। हम लोग अभिलेख को पढ़ते हैं। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये स्टेटमेंट था किसका, अशोक का था, समुद्रगुप्त का था, हर्षवर्धन का था या कृष्णदेव राय का था। यही चारों जो है इसके ऑप्शन थे। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो परामिता शब्द का सही विवरण कौन सा है ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, बी कह रहा है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, सी नंबर में कह रहा है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, डी कह रहा है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियाँ। आते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन पे। 32वां है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था हमको ये बताना है। अगर इसमें जो 3 स्टेटमेंट है, पहला है महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो था, सेकेंड सहमति की आयु और थर्ड था दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना। दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना। ऑप्शन देख सकते हैं, ए में था 1-2, बी में था 2-3, सी में था 1-3 और डी में था 1-2-3।
33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो नील की खेती थी उसका ह्रास हुआ। यानी ये नील की खेती के ऊपर क्वेश्चन है, क्या रीजन था किसका ह्रास हुआ। ऑप्शन ए बी सी डी देखते हैं क्या है। तो ए में कह रहा है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति जो काश्तकार थे उनका विरोध। सेकेंड में दे रहा है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। डी ऑप्शन है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। आते हैं आज के 34 नंबर क्वेश्चन पे। वेलेस्ली ने कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी वो किस लिए की थी। 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि उसने लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। बी ऑप्शन दे रहा है वह भारत में प्राच्य ज्ञान की प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सी ऑप्शन दे रहा है कि वह विलियम कैरी और उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। डी ऑप्शन दे रहा है वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलाम अथवा महान उपद्रव निम्न में से किस घटना का विवरण था। ऑप्शन ए 1857 के विरोध का। ऑप्शन बी 1921 के मोपिला विद्रोह का। ऑप्शन बी 1859-60 के नील विद्रोह का। ऑप्शन डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के विद्वान या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पाणिनि पुष्य मित्र शुंग से संबंधित थे, देखेंगे ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया हुआ है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे और थर्ड कह रहा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। ये कौन सही है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है 1 2, बी में दिया है 2 3, सी में दिया है केवल 3, डी में दिया है 1 2 3। आते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो जहाँ से साइंस एंड टेक स्टार्ट हो गया है 37 नंबर क्वेश्चन से। तो हम लोग देखेंगे 16 क्वेश्चन इस बार हिस्ट्री का था अब तक के मिलने के हिसाब से देखा जाए तो मानव प्रजनन तकनीकी। अगला क्वेश्चन है मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रित स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है। इसमें ए नंबर ऑप्शन है इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग। बी नंबर ऑप्शन है शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवांशिक रूपांतरण। सी नंबर जो है वो है स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास। डी है संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। तो इनमें से कौन सा सही है बताना है। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावित करती है कर सकती है, किस कार्य को प्रभावित कर सकती है ये बताना है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो है औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। बी नंबर है सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। तीसरा है रोगों का निदान। चौथा है टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन। पांचवा था विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। इसमें चारों ऑप्शन देख सकते हैं। ए में है 1 2 3 5, बी में है 1 3 4, सी में है 2 4 5 और डी में है 1 2 3 4 5। कौन सा सही है दोस्तों ये आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका बताइए। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। दृश्य प्रकाश संरचना VLC के बारे में है। VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया है VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंगदैर्ध्यों का उपयोग करती है। सेकंड है VLC को दीर्घ प्रकाशी बेतार संचरण के रूप में जाना जाता है। थर्ड है VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा के विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। चौथा है VLC में विद्युत चुंबकीय व्यक्तिकरण नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय व्यक्तिकरण नहीं होता है। ऑप्शन देख सकते हैं। ए में 1 2 3, बी में 1 2 4, 3 में 1 3 4 और डी में है 2 3 4। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन तकनीकी के ऊपर। ब्लॉकचेन तकनीकी के ऊपर इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में ही है। थर्ड नंबर जो दे रहा है स्टेटमेंट वो दे रहा है ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन था A B C D केवल 1 और 2, C केवल 2, D 1 और 3।
आते हैं दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 41वां, जो कि 41 नंबर क्वेश्चन अगला, ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन था। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन है कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। कार्बन नैनो ट्यूब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सेकेंड है, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तीसरा है, इनका जैविक रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। चौथा है, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। आते दोस्तों अगला 42 नंबर क्वेश्चन जो है, अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसको देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण, और तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। अब इसमें बोल रहा है कि ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इनमें से तीनों में से क्या क्या किया जा सकता है? ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 2 3, 1 3, 1 2 3। आते हैं दोस्तों अगला 43 नंबर क्वेश्चन जो है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाया जाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। जो ये स्टेटमेंट है ये किससे संदर्भित करता है? पहला जो ऑप्शन है वो है वाइजर 2, दूसरा है न्यू हॉराइजन्स, तीसरा है लिसा पाथ फाइंडर, डी ऑप्शन है इवोल्व्ड लिसा। 44 नंबर क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। पहला है भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा है व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। तीसरा है मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिका को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। और ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 2 और डी 1 2 3। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही टानिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। सेकेंड कह रहा है उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं करती है। ऑप्शन देख सकते हैं केवल 1, 1 2, केवल 3, 1 2 3। आते हैं दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी ने जो दिया है वो है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो पदबंध है कि किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, ए में कह रहा है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, बी में कह रहा है खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, सी में कह रहा है स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, डी में कह रहा है दूर संचार और परिवहन आधारभूत संरचना। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते दोस्तों। आज का 47वां नंबर क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने दिया है वो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? सामान्य अंतर के बारे में सही है। स्टेटमेंट 1 है पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है जो स्टेटमेंट है पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहत रसधानी होती है जबकि प्राणी पादप कोशिका में अनेक रसधानी होती हैं। प्राणी पादप में कह रहा है अनेक रसधानियां होती हैं जबकि परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृहत रसधानी होती है। ऑप्शन दिया है 1 2, 2 3, 1 3 और 1 2 3। आते दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं?
बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, जो स्टेटमेंट है, कारण बताया है, वो कह रहा है जो स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, थर्ड कह रहा है लकड़ी का जलना, चौथा कह रहा है रोगन के लिए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, और पांचवा कह रहा है पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। इसमें ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 3 2 4 1 2 1 3 4 1 2 3 4 5। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान करती हैं। दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट, पहला स्टेटमेंट दे रहा है अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। सेकेंड, कुछ विदेशी ऋणों को प्रारंभ करना। थर्ड, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। ऑप्शन दे सकते हैं केवल 1, 1 2, केवल 3 और 1 2 3। 50वें नंबर क्वेश्चन पहले दोस्तों, 50वां नंबर कह रहा है यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि मुद्रा की समग्र आपूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी, मुद्रा की समग्र आपूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी, मुद्रा की समग्र आपूर्ति में 1 लाख से अधिक की वृद्धि होगी, मुद्रा की समग्र आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो आपको देख सकते हैं, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ए स्टेटमेंट है यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। बी स्टेटमेंट है यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। सी स्टेटमेंट है यह एक ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। डी है यह विदेश संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। आते हैं ऑप्शन 52वें नंबर क्वेश्चन पे, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। सेकंड कह रहा है भारत में लोहे व इस्पात, रसायन, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। थर्ड है भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। चौथा है भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। ऑप्शन नंबर दे रहा है 1 2 2 4, केवल 3 और 1 3 4। 53वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 53वां नंबर कह रहा है कभी कभी समाचार पत्रों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की घोषणा से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कच्चे तेल की, बी कह रहा है बहुमूल्य धातु की, सी कह रहा है दुर्बल धातु तत्वों की और डी यूरेनियम की। आप इसका आंसर हमको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 54वां नंबर क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से गैर वित्तीय ऋण है। गैर वित्तीय ऋण कौन से बताना है। पहला स्टेटमेंट है परिवारों का बकाया गृह ऋण, दूसरा है क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, तीसरा है राजकोषीय बिल, ट्रेजरी बिल। ऑप्शन देख सकते हैं केवल 1 2, केवल 3 1 2 3। आते हैं आज के 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। ऑप्शन 4 दिया है। पहले में कह रहा है कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं अन्य थोरियम का। सेकेंड कह रहा है कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं अन्य घरेलू आपूर्ति का। सी कह रहा है कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा। और डी कह रहा है कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधों निषिद्ध होते हैं। सेकेंड जो स्टेटमेंट कह रहा है ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं।
थर्ड कह रहा है ये विदेशी निवेश के वियमन से संबंधित नहीं है। स्टेटमेंट देख सकते हैं, ऑप्शन 1 2, केवल 2, 1 3 और 1 2 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जो यूपीएससी का 57 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि आरबीआई प्रसारवादिक मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्न में से क्या नहीं करेगा। ध्यान देंगे दोस्तों, नहीं यहां पे है। 3 स्टेटमेंट है। पहला है वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। सेकेंड है सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। तीसरा है बैंक दर को घटाना, रेपो दर को भी घटाना। आते हैं स्टेटमेंट है 1 2, केवल 2, 1 3 और 1 2 3। 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है और कौन सा सही है ये हमको बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004 से 5 की कीमत पर प्रति श्रमिक रुपया में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी हुई है। सेकेंड कह रहा है कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि है। थर्ड कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। चौथा स्टेटमेंट है ग्रामीण रोजगार की वृद्धि में कमी आई। ऑप्शन दे रहा है 1 2 3 4, केवल 3, 1 2 4। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। कौन सा सही बताना है। ऑप्शन 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2, डी इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जो यूपीएससी का 60वां क्वेश्चन है वो है भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों की अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं। पहला है यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचारित करने में लगने वाली जो लागत आएगी। सेकेंड ऑप्शन है यदि वह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत देगी। तीसरा स्टेटमेंट है यदि साइबर बालात ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली जो लागत है। फोर्थ कह रहा है यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में जो लागत लगेगी वो। ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 4, बी देख सकते हैं 1 3 4, सी देख सकते हैं 2 3 और डी देख सकते हैं 1 2 3 4। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कि 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। 6 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है सभी फसलों के कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। दूसरा है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। तीसरा है सामाजिक पूंजी विकास। चौथा है कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति। पांचवा है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण माफी। छठवां है सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। स्टेटमेंट देख लिए। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। एक ऑप्शन कह रहा है 1 2 5, बी कह रहा है 1 3 4 5, सी कह रहा है 2 3 6 और डी कह रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी इनमें से सभी। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे जो यूपीएससी ने दिया दोस्तों। यूपीएससी ने 65वां क्वेश्चन दिया है भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात के पद का क्या महत्व है। 3 स्टेटमेंट है और कौन सा सही बताना है। पहला है यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। तीसरा है उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी। स्टेटमेंट देख सकते हैं। ए में कह रहा है 1 2, बी में कह रहा है केवल 2, सी में कह रहा है 1 3, डी में कह रहा है 1 2 3। आते हैं दोस्तों हाल ही में बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी कारक
कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? वो नीतियां क्या थी जिन्होंने भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित की? ऑप्शन ए में करा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा सरकार द्वारा व्यापार करना, तीसरा स्टेटमेंट है सरकार द्वारा भंडारण करना, और चौथा है उपभोक्ता सहायिका मतलब जो सब्सिडीज हैं, जो उपभोक्ता सब्सिडीज हैं वो। ऑप्शन देखते हैं 1 2 4 1 3 4 2 3 1 2 3 4। 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही बताना है। 4 स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट है पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। सेकंड कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों के व्यापार प्रमुख है। तीसरा कह रहा है पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। आते दोस्तों ऑप्शन पे 1 2 केवल 2 केवल 3 और 1 2 3। इसका दोस्तों आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बता सकते हैं। आते हैं निम्नलिखित में से किस समूह ने के सभी चारों देश G20 में है। पहला कह रहा है अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। सेकंड कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। फोर्थ कह रहा है ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम, और पांचवा कह रहा है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? ये चारों ऑप्शन आपके पास है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में है। कह रहा है योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। पहला है फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। सेकेंड कह रहा है कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टर एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। थर्ड है फार्म परिवारों की उपभोक्ता आवश्यकताओं के लिए। चौथा है फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। पांचवा है परिवार के घर निर्माण तथा गांव में सीतागार सुविधाओं की स्थापना के लिए। ऑप्शन देखिए दोस्तों 1 2 5 1 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आते हैं दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक GPI में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के दिए गए भार से अधिक है। आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट है WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाली परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला कह रहा है 1 2, सेकंड कह रहा है केवल 2, थर्ड कह रहा है केवल 3 और डी कह रहा है 1 2 3। तीनों सही हैं। तो आप दोस्तों इसको देखिए। आते हैं एक साइड में नदी है और दूसरे साइड में सागर का नाम है, जाके गिरती है बताना है। मेकॉन्ग नदी, थेम्स नदी, वोल्गा नदी और झेम्बेची नदी। मेकॉन्ग नदी को अंडमान सागर कह रहा है, थेम्स नदी को आयरिश सागर कह रहा है, वोल्गा नदी को कैस्पियन सागर कह रहा है और झेम्बेची नदी को हिंद महासागर कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है बताइए। 1 में कह रहा है 1 2, बी में कह रहा है केवल 3, सी में कह रहा है 3 और 4 और डी में कह रहा है 1 2 4। ये दोस्तों आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी अनाजों, दालों, तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर प्रापण यानी खरीद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश UT में असीमित होता है। सेकंड कह रहा है अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। ऑप्शन देख सकते हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न तो 2। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही आपको बताना है। चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। अगला है जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किए जाने वाले दीर्घकालीन प्रपत्र हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट है शीघ्रावधि द्रव्य यानी जो कॉल मनी है अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। चौथा है शून्य कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड है। इसमें ऑप्शन है 1 2, केवल 4, 1 3 और 2 3 4। आते दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन पे
71 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में बताना है। इसमें मैच कराया गया है और कौन सा मैच सही है ये बताना है। इसमें पहला करा है परिव्राजक, सेकंड करा है श्रमण, और तीसरा जो स्टेटमेंट है उसमें करा है उपासक। इसको परिव्राजक को मैच करा है परित्यागी व भ्रमणकारी से, श्रमण को उच्च पद प्राप्त पुजारी से, उपासक को बौद्ध धर्म की साधारण अनुगामी से। इस ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 1 3 2 3 1 2 3। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सही है ये बताना है। कह रहा है हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। थर्ड कह रहा है सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और चौथा स्टेटमेंट दे रहा है भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है। ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 2 4 3 और 1 3 4। आते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। 4 इसमें दिए हैं। पहला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पापीकोंडा, तीसरा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, और चौथा है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन में देखिए 1 2 3 4 1 3 4 और 1 2 3 4 इसका ऑप्शन था। आते हैं दोस्तों आज के 74 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि यूपीएससी ने पूछा है। यूपीएससी का 74 नंबर क्वेश्चन है भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बॉरवेट, ग्रे चिम्ड मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड फॉस्ट क्या है। ये ऑप्शन ए कह रहा है पक्षी है, बी कह रहा है प्राइमेट है, सी कह रहा है सरीसृप है, और डी कह रहा है उभयचर है। आपको बताना दोस्तों क्या है, आप हमको कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अनूप मृग जो है यानी बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी में था मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी में था मुदुमलाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य, डी में था ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे 76 नंबर क्वेश्चन पे, इस्पात स्लोब निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। 3 स्टेटमेंट है, सही बताना है। पहला है आधार सड़क के निर्माण के लिए, सेकंड है कृषि मृदा की सुविधा के लिए, थर्ड है सीमेंट उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन ए 1 2, बी 2 3, सी 1 3 और डी 1 2 3। आते हैं आज का 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जो कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। ऑप्शन 4 इसमें स्टेटमेंट दिया है। पहला है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा है मानस। ऑप्शन देखिए दोस्तों 1 2 2 3 3 4 1 4। 78 नंबर क्वेश्चन को देखें, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने तथा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। पहला करा है ताम्र स्लैग, सेकेंड करा है शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी, तीसरा करा है जियो टेक्सटाइल्स, चौथा करा है उष्ण मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और पांचवा करा है पोर्टलैंड सीमेंट को। ऑप्शन को देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन में कह रहा है 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 4 5 सही है और केवल 1 5 सही है। आज के यूपीएससी का जो 79 नंबर क्वेश्चन उसको देखते हैं। 79 क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिया है और कौन सा सही है स्टेटमेंट वो बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद अंतर्विष्ट होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा कह रहा है भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन दे सकते हैं 1 2 3, केवल 3 या 1 2 3। दोस्तों इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में इस आंसर को भी बता सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, खेती में बायोचार का उपयोग है, क्या उपयोग है आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट दिया है और कौन सा सही स्टेटमेंट है ये बताना है बायोचार का। पहला है बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सेकेंड कह रहा है जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकी कारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। थर्ड कह रहा है जब बायोचार वृद्धि कर के माध्यम से अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक
बनाए रखने में सहायक होता है। 4 ऑप्शन इसमें, 1 2, केवल 2, 1 3 और 1 2 3। आते हैं दोस्तों आज की 81 नंबर क्वेश्चन पे। यदि किसी पौधे की विशिष्ट प्रजाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में रखा जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो स्टेटमेंट में इन जो 4 ऑप्शन कह रहा है, पहले में उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बी कह रहा है ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। सी कह रहा है एक आनुवंशिक रूपांतरित फसली पौधा है। डी कह रहा है ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गुप्त वंश, जो गुप्त राजवंश है, के संदर्भ में नगर घंटसाला, कदूरा, चौल किस लिए विख्यात थे? 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। सेकंड कह रहा है शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां थी। थर्ड कह रहा है उत्कृष्ट प्रस्तर कला और स्थापत्य से संबंधित स्थान। डी कह रहा है बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल। 83 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, जिसको शून्य जुताई के बारे में था। कृषि में जो शून्य जुताई के लाभ क्या है ये बताना था। 3 स्टेटमेंट दिया गया और उनमें से सही बताना है। पहला कह रहा है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई करना। दूसरा स्टेटमेंट है चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। तीसरा स्टेटमेंट है मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ऑप्शन को देख सकते हैं 1 2, 2 3, केवल 3 और 1 2 3। आते हैं दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन पे। आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। 84वां क्वेश्चन जो यूपीएससी का वो है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति जो है उसके अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? 6 पॉइंट्स दिया है। कह रहा है कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी, सड़ा आलू, चुकंदर। ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। कह रहा है 1 2 5 6, 1 3 4 6, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन में आप बता सकते हैं। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? ए नंबर ऑप्शन क्या रहा है, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। बी नंबर स्टेटमेंट है किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। सी नंबर में कह रहा है किसी जलवायु शरणार्थी यानी क्लाइमेट रिफ्यूजी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। और डी कह रहा है पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा असंगत कार्बन पदचिन्ह। आते हैं दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सही कौन सा है बताना है। 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला है उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दूसरा कह रहा है कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। थर्ड कह रहा है पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। स्टेटमेंट क्या है, सही क्या बताना है। 1 2 3, सी है केवल 2 और डी है 1 2 3। 87 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं। कह रहा है यह फसल उपोष्ण प्रकृति का है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवस होने चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। हल्की सुअपवाहित मृदा, उसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास, जूट, गन्ना, चाय। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसको आप बता सकते हैं आपको कमेंट बॉक्स में। आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में। सौर जल पंपों के संदर्भ में क्वेश्चन आया था और 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा सही है। सौर जल पंप, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। दूसरा कह रहा है सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वाले के लिए नहीं, जो पिस्टन वालों के लिए नहीं। आते हैं ऑप्शन में केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। 89 नंबर क्वेश्चन जो 89 क्वेश्चन है यूपीएससी का। भारत में गन्ने की खेती के में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुल 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही है उसको बताना है कूट में। पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया है बर्ड चीफ सेटलिंग्स को नर्सरी में लगाकर
मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, जब सेट्स को सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अनुकरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तीसरा देखिए दोस्तों, कह रहा है कि तीसरा स्टेटमेंट, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। चौथा स्टेटमेंट, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की जाती है, की गई सेंटलिंग से की जाती है। गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेंटलिंग से की जाती है। ऑप्शन में कह रहा है 1 2 केवल 3, 1 4 2 3 4। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। 4 दिया है उसमें स्टेटमेंट और सही पूछ रहा है। पहला है फसल विविध रूपण, सेकेंड करा है सिंब आधिक्य, थर्ड करा है टेंसियोमीटर का प्रयोग, फोर्थ करा है ऊर्ध्वाधर कृषि। आप ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 3, केवल 3, केवल 4, 1 2 3 4। आते 91 नंबर पे, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और देखते हैं कौन सा सही बताना है। पहला है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। दूसरा है रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की सहायता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तीसरा है पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। चौथा है रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। ऑप्शन देख सकते हैं 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। 92 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलीमेनाइट भारत में उपर्युक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं। ऑप्शन में है 1 2 केवल 4, 1 3, 2 3 4। आते दोस्तों अगला जो यूपीएससी का 93 नंबर क्वेश्चन है वो है महासागर औसत तापमान, ओशन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है और सही जो है बताना है। कह OMT को 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर तक होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है उसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। दोस्तों इसमें ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न तो 2। 94 नंबर क्वेश्चन है भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया है और कौन सा सही है बताना है। स्टेटमेंट 1 नंबर 1 है वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तीसरा स्टेटमेंट है सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है यानी को प्रोडक्ट है। ऑप्शन देख सकते हैं केवल 1 2 3, केवल 2 1 2 3। आते हैं भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के रूप में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही बताना है। पहला कह रहा है यह 2 जिलों में विस्तृत है। दूसरा कह रहा है उद्यान के अंदर कोई मानव वास नहीं है। थर्ड कह रहा है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में एक है। ऑप्शन को देखिए, कह रहा है केवल 1 2, बी कह रहा है केवल 2 3, सी कह रहा है केवल 1 3 और डी कह रहा है 1 2 3 यानी सभी। अगला है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। पहला है अक्साइन चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। दोस्तों ये यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं। नुब्रा घाटी के उत्तर में। आते हैं दोस्तों 97 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल दिया है और वर्तमान राज्य दिया है। पहला कह रहा है भिलसा, दूसरा कह रहा है द्वार समुद्रम, तीसरा है गिरिनगर और चौथा है स्थानेश्वर। वर्तमान राज्य दिया है मध्य प्रदेश से मैच कर, एक है महाराष्ट्र और फिर गुजरात है और फिर उत्तर प्रदेश है। मैच कराना है दोस्तों, सॉरी इसमें कौन सा सुमेलित है ये बताना है, मैच नहीं कराना है, सुमेलित है यानी भिलसा को मध्य प्रदेश से मैच कराना है, द्वार समुद्रम को महाराष्ट्र से, गिरिनार को गुजरात से और स्थानेश्वर को उत्तर प्रदेश से। और इसमें ऑप्शन जो है 1 3
1 4, 2 3 और 2 4 सुमेलित हमको बताना है। 98 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अति शोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है। CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। आते दोस्तों, कौन सा सही है बताइए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1 और 3। 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। सेकंड कह रहा है, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न कर सकते हैं। और थर्ड कह रहा है, चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ऑप्शन दे रहा है केवल 1, केवल 2 3, केवल 2 और केवल 1 3। आते दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन पे। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा क्षेत्र है। 4 ऑप्शन है, कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम और सुंदरबन। इस तरह से दोस्तों ये यूपीएससी जो कि आज 4 अक्टूबर को इसका पेपर था, यूपीएससी के जीएस के ये 100 क्वेश्चन थे। हम लोग देख सकते हैं कि इस बार का पेपर औसतन पिछली बार की तुलना में कह सकते हैं टफ था। कुछ क्वेश्चन हालांकि 2-4 आए हैं डायरेक्ट, लेकिन पेपर टफ था। हिस्ट्री के क्वेश्चन का भी नियर अबाउट 20 के करीब में रोल है। हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटी के क्वेश्चन का भी नियर अबाउट 20 के करीब में रोल है। करेंट अफेयर का बड़ा रोल है, लेकिन इसमें कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद।